नमस्कार। कोसी की धरती से मैं गरिमा और विशाज फिर से उम्मीद की किरण के पेज पर लाइव हूँ और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेखक व घुमंतु पत्रकार पुष्यमित्र सर। पुष्यमित्र सर के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं जो भी कहूँगी वो बहुत कम होगा क्योंकि ये किसी भी विशेष पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने रुकतापुर, रेडियो कोसी और हमारे कोसी के गौरव साहित्य की दुनिया में एक अलग अमिट छाप छोड़ने वाले फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन के ऊपर इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। इसके अलावा भी इनकी कई किताबें हैं और मुझे बताने में आज यह गौरव हो रहा है, फख्र हो रहा है। कुछ अपने अपने ऊपर भी गौरव हो रहा है और सर पर तो मुझे मैं क्या कहूँ सर, मेरे लिए अभिभावक के रूप में है। सर ने मेरे बारे में हंस पत्रिका, जो कि देश की बहुत बड़ी साहित्यिक पत्रिका है, 2018 में सितंबर अंक में उन्होंने लिखा था और मेरी मुलाकात सर से आज से करीब 5 साल पहले हुई थी। एक पत्रकारों का सम्मेलन था, वहाँ मेरी मुलाकात हुई और वहाँ कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों सर को मैं इतना भा गई कि उन्होंने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई और आज तक सर का साथ है, आशीर्वाद है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुष्यमित्र सर, जो पत्रकार भी हैं और लेखक भी हैं। इनकी कई किताबें आ चुकी है। मैं सर का अपने पेज पर बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, सर को प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सर आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे, बहुत ही जरूरी विषय पे, कि वर्तमान मीडिया और युवा वर्ग। मैं चाहूंगी कि सर अब अपना संबोधन शुरू करें और इस विषय पे अपनी बात रखें। सर आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद गरिमा। बहुत अच्छा लगा आपके पेज पर आकर मुझे और आपने मुझे यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आपको इसलिए पसंद करता हूँ और आपके काम की तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं पत्रकारिता में लगभग 20 साल से हूँ और बिहार में 2005 से लगातार हूँ, तो 15-16 साल हो जाते हैं। 15-16 साल की अवधि में मैंने पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर, इन 4 शहरों को छोड़ दिया जाए तो किसी और जिले में महिला पत्रकार को नहीं देखा। मैंने कई बार कोशिश की पता करने की कि क्या कोई महिला पत्रकार है जो रिपोर्टिंग करती है या और भी कोई काम करती है, तो वो मुझे नहीं मिला। और मैंने सुना जरूर था कि सीतामढ़ी में एक महिला पत्रकार है जो वहाँ ब्यूरो चीफ हैं, लेकिन उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। और जब मधेपुरा में मुझे आपसे मिलने का मौका मिला और पता चला कि आप मधेपुरा खबर वेब पोर्टल के संपादक हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि कोसी के अंचल में जो देश का और बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहाँ एक लड़की न सिर्फ पत्रकारिता कर रही है बल्कि एक वेब पोर्टल का संपादन कर रही है। और बाद में मुझे और समझ में आया कि कैसे आप काम करती हैं, छोटे से घूम घूम के रिपोर्टिंग करती हैं। रिपोर्टिंग ही नहीं, लोगों की मदद भी करती हैं। अभी कोरोना काल में आपने ऑक्सीजन की जब कमी होने लगी है उस इलाके के लोगों को, तो ऑक्सीजन सिलेंडर के मदद पहुंचाने का काम शुरू किया। वो भी काम करने वाली कुछ ही महिलाएं मुझे नजर आती हैं, उसमें आप हैं। इसलिए मुझे आपका काम अच्छा लगता है और आपके अंदर जो एक हिम्मत है और काम करने का एक जुनून है, और आप जिस तरह से बिना किसी भय संकोच के सारा काम करती हैं, हिचकिचाहट के, वो मुझे पसंद आता है। इसलिए मैंने आप हंस के मैं आपके बारे में लिखा भी था और अभी भी मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे अपने पेज पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। तो ये वजह है कि जिस वजह से मैं आपने जो सवाल किया था कि आप के बारे में मैंने क्यों लिखा या क्या क्यों मैं, आगे की बात ये है जो विषय आपने मुझे दिया है कि मीडिया और युवा वर्ग आज का, तो ये विषय बहुत गंभीर है। आज का युवा वर्ग जो है, ये संयोग ऐसा है, समय की परिस्थिति ऐसी है कि वो ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारता है। उसमें मतलब एक तरह से वो मीडिया का उपभोक्ता भी है और मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहा है। सोशल मीडिया को भी मीडिया माना चाहिए। तो आज का जो युवा वर्ग है वो अपना ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारता है। वो खबरों के लिए और दूसरी चीजों के लिए अखबारों
और टीवी चैनलों पर ज्यादा निर्भर नहीं है। उसको सारी जानकारियां सोशल मीडिया से मिल जाती है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, और अभी अभी नया एक प्लेटफॉर्म आया है क्लब हाउस। तो इस तरह की चीजों पर वो ज्यादा वक्त गुजारता है। उसके हाथ में स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन के जरिए वो अपने लिए सूचनाएं भी इकट्ठा करता है और उस सूचनाओं को आगे भी बढ़ाता है। उसमें बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो खुद मीडिया है। मीडिया का मतलब क्या है कि किसी भी जानकारी को, किसी भी सूचना को, किसी भी इंफॉर्मेशन को दूर दूर तक फैलाना, पहुंचाना, वही मीडिया का अर्थ है। इस लिहाज से सोशल मीडिया में जो युवा जुड़े हुए हैं वो सिर्फ जानकारी यहाँ से लेते नहीं है, उस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आज के युवा का मीडिया से अलग ढंग का जुड़ाव है और उस जुड़ाव के बारे में अभी बात हम लोगों को करनी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विषय है जिस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मीडिया आज से कुछ साल पहले तक अगर देखा जाए तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां वन वे कम्युनिकेशन होता था। अखबार में, टेलीविजन में जो अभी भी आती है, हम लोग देखते हैं कि जो चीज कह दी जाती थी उसको पाठक को स्वीकार कर लेना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था। वो ज्यादा से ज्यादा एक चिट्ठी लिख सकता था और भी कुछ चीजें कर सकता था, लेकिन अमूमन वो वन वे होता था। आज मीडिया टू वे होता है और दोनों पक्ष उसका इस्तेमाल बराबर तरीके से करते हैं। तो युवा अगर मीडिया में अपनी भागीदारी निभा रहा है तो उसको दो चीजों के पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात यह है कि मीडिया में जो चीजें आ रही है, चाहे वो स्ट्रीम मीडिया हो, टेलीविजन मीडिया हो, अखबार का हो, वेब पोर्टल हो, या फिर सोशल मीडिया हो, उसको वो किस रूप में लेता है और उसको, उस मीडिया को किस रूप में लेना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आज की स्थिति में जब इतनी हमारे पास अखबार है, टीवी चैनल है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वेब पोर्टल है, तो उसे किसी भी सूरत में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो चीजें मीडिया में आ रही है वो पूरी तरह सही है। उसको, हर सूचना को, मीडिया में आने वाली हर जानकारी को जांचना परखना चाहिए, तभी आगे बढ़ाना चाहिए। ये सबसे बड़ा दायित्व युवाओं का है आज के समय में मीडिया को लेकर। और दूसरा जो दायित्व है वो ये है कि वो किसी भी चीज को आगे बढ़ा रहा है और मीडिया की भूमिका में जब आ रहा है तो उसको उतनी गंभीरता लेनी चाहिए। सॉरी, मेरा बेटा आ गया है थोड़ा सा। हेलो। तो ये दोनों गंभीरता आज के युवाओं के लिए जरूरी है कि किसी भी सूचना को वो किस रूप में लेता है और वो कैसे आगे बढ़ाता है। तो पहली बात जो मैंने कही कि सूचना की जांच परख। मैं अभी एक दो साल पहले गूगल में गया था। तो एक दो साल पहले मैं गूगल में गया था और गूगल ने एक अभियान शुरू किया था कि फैक्ट चेकिंग की जाए। फैक्ट चेकिंग एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है आज के समय में, जब खूब सारी सूचनाएं आ रही है, हर तरफ से सूचनाएं आ रही है, तो कौन सी सूचना सही है, कौन सी सूचना गलत है। उसका एक उन्होंने कैंपेन शुरू किया था पत्रकारों के लिए। मैं गया था, बाद में उस कैंपेन को आगे भी बढ़ाया और बहुत सारे पत्रकारों को उन्होंने ट्रेनिंग, हम लोगों के जरिए भी ट्रेनिंग की और अपने तरीके से भी ट्रेनिंग की। उसमें उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कोई भी सूचना अगर सोशल मीडिया से लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आती है, वो सही है या गलत, उसको जांचा परखा कैसे जाए। तो वो चीजें मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत युवाओं को भी समझनी चाहिए कि अगर कोई भी सूचना आती है उनके सामने तो वो सच है या गलत, उसकी जांच परख वो अपने तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू से कर ले, फिर आगे बढ़ाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई सूचना आती है हमारे सामने में और वो सूचना इतनी ज्यादा आकर्षित हमें करती है या इतना ज्यादा उत्तेजित कर देती है कि हम तुरंत उसको फॉरवर्ड करते हैं, चाहे व्हाट्सएप में हो, चाहे फेसबुक में हो, ट्विटर में हो। और हमें पसंद जो की आती है, हमें लगता है कि हाँ ये हमारे मूड की है, हम इसके जरिए एक अच्छी खबर दे सकते हैं या बुरी खबर दे सकते हैं या लोगों को अपने पक्ष के बारे में सही तरीके से समझा सकते हैं, तो हम उसको फॉरवर्ड करते हैं, हम चेक नहीं करते। तो युवाओं को लेके मेरा एक आग्रह ये है कि कोई भी चीज बहुत सनसनीखेज किस्म की जगह आपके पास है तो उसको आगे बढ़ाने से पहले 5 मिनट सोचें और देखें कि वो चीज सही है या गलत। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है परखने का कि आप ये देखें कि वो सूचना आ कहाँ से रही है, कौन दे रहा है, देने वाला कितना भरोसेमंद आदमी, और देने वाले अगर कोई वेबसाइट है, पोर्टल है, समाचार माध्यम है, तो उसकी विश्वसनीयता अपनी कितनी है।
इस चीज को जरूर देखें कि जो सूचना हमें मिल रही है वो कितनी विश्वसनीय है। एक तो वो तरीका है। दूसरा, उसके बारे में हम गूगल से सर्च कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। कई बार कोई सूचना ऐसी आती है, हमारे सामने आती है, हम जब सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि कई अखबारों ने, कई प्लेटफॉर्म ने उसका फैक्ट चेक किया है और उसने पाया है कि ये गलत है। तो वहां से भी कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, अपने अपने तरीके से लोग अपना सकते हैं। अगर आपकी जान पहचान का कोई इलाका है तो वहां के किसी पत्रकार साथी से फोन कर सकते हैं कि क्या ये बात सही है या नहीं। तो मेरा आग्रह यही है कि जब भी आप किसी सूचना को आगे बढ़ाएं, वो बहुत सनसनी की सूचना है तो उसको उसकी फैक्ट चेकिंग जरूर करें। ये हम युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कई बार होता है कि झूठी खबर चल जाती है, उसके कारण तनाव फैल जाता है। तनाव फैलने के कारण समाज का माहौल खराब, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी। दूसरी बात यह है कि मीडिया में भागीदार आप बन सकते हैं और आप बनते रहें। मेरी पत्रकारिता में ऐसे तमाम लोगों का बड़ा योगदान रहा है जिन्होंने अलग अलग जगह से मुझे सूचनाएं भेजी सोशल मीडिया पे। और मैं अपने समय का ज्यादातर वक्त अगर फेसबुक और ट्विटर पे गुजारता हूँ तो इसलिए गुजारता हूँ कि वहां से मुझे कई लोग सूचनाएं भेजते हैं बिहार के अलग अलग इलाके से, उनके इलाके में ये हुआ, ऐसा हो रहा था। तो वो सूचनाएं जब मुझे मिलती है तो फिर वो खबर बनती है। तो आप भी एक अच्छा माध्यम बन सकते हैं। आपके इलाके में अगर कोई चीज ऐसी हो रही है जो आपको लगता है कि ये खबर जैसी चीज है, तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अपने किसी पत्रकार मित्र को दे सकते हैं, या फिर अगर आप के संपर्क में कोई पत्रकार मित्र नहीं है तो आप उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैक्ट चेक करें। पूरे उसके बारे में संतुष्ट होकर तब उसको लिखें और देखें कि कैसे आगे बढ़ता है। वो लोग लिखते ही रहे हैं, वीडियो करते हैं, ये करते रहे। तो मतलब युवाओं की एक भागीदारी ये है कि वो समाचार को आगे बढ़ाएं, और दूसरी भागीदारी है कि झूठ को रोकना हमारा सबसे बड़ा काम है, और सच को नहीं रोक। अगर आज के इस बातचीत को मैं दो लाइन में कंक्लूड करना, कंक्लूड नहीं मतलब दो लाइन में समझाना चाहूँगा, तो है कि आपको झूठ को कभी आगे बढ़ने नहीं दें और सच को कभी रुकने नहीं दें। अगर आपके पास कोई सच्ची जानकारी है तो उसको जरूर आगे बढ़ाएं, और अगर आपके पास अगर कोई जानकारी आ रही है तो सच है या गलत, इसकी चेकिंग जरूर करें। तो ये दो काम युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा जो काम है कि युवाओं को, जो युवा लगता है कि वो पत्रकारिता कर सकते हैं, वो पत्रकारिता के फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए जीवन में कई तरह की चुनौतियां होती है। पत्रकारिता ऊपर से काफी ग्लैमरस जॉब लगता है। आमतौर पर हम लोग जब देखते हैं टेलीविजन चैनलों में कुछ एंकरों को जिनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है और जिनके पास इतना पावर होता है कि वो सामने बैठे बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के सांसदों को, मंत्रियों तक को झिड़क देते हैं, डांट देते हैं, बहस में ऐसा कर देते हैं। लेकिन मीडिया का केवल वही चेहरा है। मीडिया का वो एक 0.01% हिस्सा है जो एंकर है और वो ऐसा कर रहा है। बाकी जो मीडिया है उसके जीवन में कई तरह के संघर्ष, उसके बाद जो पूरा मीडिया है उसको सच जुटाना, सच को पेश करना, और पेश करने के बाद उसको साबित करना, ये तमाम तरह की चुनौतियां होती है। इसके साथ साथ एक बड़ी चुनौती ये होती है कि उसकी आमदनी इतनी हो जिसमें घर परिवार चल सके। अगर मैं एक तथ्य रखना चाहूँ बिहार के संबंध में ही, अगर हम लोग बात करें तो बिहार में अमूमन हम लोग मानते हैं कि 534 प्रखंड है, और 534 प्रखंड में अगर 10-10 पत्रकार भी मान के चले तो 5,000 से अधिक पत्रकार है, 5-6 हजार, 7,000 पत्रकार प्रखंड के। इसके अलावा 38 जिले हैं, 38 जिले में अगर हर जिले में 50-50 पत्रकार ही मान के चले जो जिला मुख्यालय में है, तो 2,000 पत्रकार और जोड़ लीजिए। और कुछ बड़े शहरों में, पटना, भागलपुर, गया और कुछ शहरों में 100-200 पत्रकार होंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर 10,000 पत्रकार बिहार में हैं। ये संख्या ज्यादा और कम हो सकती है। तो आप मान के चलिए कि इस 10,000 पत्रकारों में से मुश्किल से 1,000 पत्रकार भी ऐसे नहीं, 500-600 पत्रकार ही हैं जिनकी सैलरी है इतनी है जो सम्मानजनक कही जाती है, मतलब 25-30 हजार रुपये मिलती है उनकी सैलरी, जिससे वो घर चलाते हैं। बाकी जो 9,500 पत्रकार उनको, उनमें से ज्यादातर को तो सैलरी मिलती नहीं है। जिन कुछ लोगों को सैलरी मिलती है वो इतनी कम होती है कि उसे वो घर नहीं चला सकते। जैसे कि जिला स्तर पर जो पत्रकारों को सैलरी मिलती है वो सैलरी 5,000, 6,000, 10,000 के बीच में होती है।
और आप जानते हैं कि 5 से 10,000 के बीच में अगर कुछ सैलरी मिलती है तो नहीं कराते। और जो पत्रकार प्रखंडों में है मीडिया हाउस के, उनको बहुत कम सैलरी मिलती है, नहीं के बराबर सैलरी मिलती है। ऐसी सैलरी मिलती है कि आप इसका उल्लेख या नहीं किया सकता है, 500, 1000, 1,500 रुपये, ये कोई सैलरी है नहीं। इसके अलावा पत्रकारों का एक समूह है जो अपना वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल बना के काम करता है। उसके जीवन में कई तरह के संघर्ष, उसको विज्ञापन के लिए प्रयास करना पड़ता है, और भी यूट्यूब के जरिए अगर कर रहे हैं तो उसको व्यूज के लिए कोशिश करनी पड़ती है, उसको कुछ ऐसी खबरें निकालनी पड़ती है जिससे वो अचानक वायरल हो जाए और खूब व्यूज मिले, तो कई तरह की नोटंकी करनी पड़ती है। तो आप जिस उद्देश्य से पत्रकारिता में आते हैं, पत्रकारिता की जो आर्थिक संरचना है वो ऐसी है कि वो पूरा नहीं करती। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने मीडिया को फ्री का माल के रूप में देखना शुरू कर दिया है। अखबार हम लोगों को 2-3 रुपए में मिल जाता है, टीवी चैनल देखने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, पोर्टल पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। हम लोग खबरों की कीमत नहीं चुकाते हैं, हम लोग खबरें फ्री में पढ़ते हैं, फ्री में देखते हैं। इसलिए पत्रकारों को की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब है, रहती है। और उसके बावजूद कुछ लोग अगर बिहार में अच्छी बेहतर आर्थिक स्थिति में दिखते हैं, तो उसकी वजह यह है कि उसके अपने कनेक्शन है। वो पत्रकारिता कम कर रहा है, वो पब्लिक रिलेशन ज्यादा कर रहा है, वो किसी नेता का भला कर रहा है, किसी अधिकारी का पूरा कर रहा है, किसी का प्रचार प्रसार कर रहा है, या अपने पत्रकारिता के हुनर की वजह से कोई दूसरे तरह के धंधे कर रहा है, तो उसकी आमदनी अलग गलत तरीके से बढ़ने लगती है, उसको पत्रकारिता नहीं मानिए। अगर आप ईमानदार पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आपके जीवन में कई तरह के संघर्ष है। बिहार में मैंने कहा कि मुश्किल 500 पत्रकार ऐसे होंगे जिनको घर चलाने लायक सैलरी मिलती है या उनकी आमदनी होती है। बाकी जो 9,500 पत्रकार हैं उनके जीवन में कई तरह के स्ट्रगल है, लेकिन इसके बावजूद वो पत्रकारिता कर रहे हैं। तो आप जब पत्रकारिता करने आए तो इस स्ट्रगल का ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मत, क्योंकि इस स्ट्रगल के बीच में भी लोग पत्रकारिता कर रहे हैं और खूब अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। एक कहानी मैं सुनाना चाहूंगा आप लोगों को, आजादी के वक्त की कहानी है। के समय में इलाहाबाद से एक अखबार निकलता था, उसका नाम स्वराज। स्वराज अखबार के 9 संपादकों को सजाए काला पानी हुई थी। अंग्रेजों ने 9 संपादकों को काला पानी की सजा दी थी। और क्यों काला पानी की सजा दी थी? क्योंकि वो सच लिखते थे और सरकार के खिलाफ खबर। उस अखबार में जब भी संपादक का विज्ञापन निकलता था पद के लिए, तो वहाँ लिखा रहता था कि हो सकता है कि आपको यहाँ नौकरी करने के बाद सैलरी नहीं मिले, आपको 2 सौ की रोटी और प्याज खाने को मिले, एक लोटा पानी मिले, लेकिन आपको तैयार रहना होगा कि 1-1.5 महीने की नौकरी करने के बाद आपको सरकार आपको काला पानी। ये विज्ञापन निकलता था उस अखबार के लिए। इसके बावजूद वहाँ संपादक की नौकरी करने के लिए इंटरव्यू देने वालों की लाइन लगी रहती थी। वो लाइन लगा के इंटरव्यू देते थे। इंटरव्यू देने के बाद संपादक चुना जाता था, वो फिर 1-1.5 महीने खूब जम के पत्रकारिता करता था और सरकार के गलत फैसलों को झूठ खोलता था। और उसके बाद सरकार उसको मुकदमा करती थी। 1.5 से 2 महीने नौकरी करता था संपादक वहाँ, और उसके बाद उसको काला पानी की सजा देकर अंडमान निकोबार भेज दिया। आप सोचिए कि इसी देश में एक अखबार में 9 संपादकों को सजाए काला पानी, फिर अखबार बंद हो गया। लेकिन उन्होंने नौकरी करना नहीं छोड़ा, पत्रकारिता करना नहीं छोड़ा। वो पैसे के लिए पत्रकारिता करने नहीं आए, वो सच बोलने के लिए पत्रकारिता करने आए थे, और उन्होंने ऐसा किया। सॉरी, आप मोहन जी कह रहे हैं कि आवाज टकराते हैं, मतलब डबल है। हाँ, मुझे तो ठीक आवाज आ रही है। रहा होगा, मुझे ठीक आवाज आ रही है, आप शुरू करें। तो ये स्थिति पत्रकारिता की है। पत्रकारिता में संघर्ष है, लेकिन सच बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पत्रकारिता में खासतौर पर अगर आप करते हैं तो बहुत पैसा नहीं है, लेकिन का आनंद अलग तरह का आनंद है। उस आनंद को अगर आप उठाना चाहते हैं तो जरूर पत्रकारिता में आए। और पत्रकारिता में आप आना कोई जरूरी नहीं है, आप सोशल मीडिया के जरिए भी अपना काम करते हुए समय समय पर पत्रकारिता जैसा काम भी कर सकते हैं, वो करते हैं। और इस बात को मैं कंक्लूड करते हुए अगर कोई सवाल लोग पूछा जाए तो पूछ सकते हैं। यही कहूंगा कि आज का युवा सच को छुपाए नहीं और झूठ को दबाए नहीं, झूठ को दबा ले, झूठ को फैलाए नहीं। सर, हेडफोन है आपके पास तो एक बार लगाइए। हाँ, मैं देखता हूँ।
या मैं दोबारा लॉगिन करूं? नहीं नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस हेडफोन लगाइए ना एक बार। हेडफोन मिल नहीं रहा। कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही रहने दीजिए। हो सकता है कहीं कहीं पे वो नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम आ जाती है। आप शुरू करें। तो मेरी बात यही खत्म हो गई। अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं बताइए। सर सर, मेरे मन में एक सवाल था और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, तो पहले मैं चाहूंगी कि आप मेरे सवालों के जवाब दे दें, फिर मैं कमेंट्स पढ़ूंगी। तो मेरा एक सवाल यही था कि आजकल युवाओं में भटकाव की स्थिति हम लोग देखते हैं। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से युवाओं ने समस्याओं से परेशान होकर जो कदम उठाए हैं, उसका क्या कारण है और क्या निवारण है? देखिए, एक तो ये बात है कि आज के समय में धीरे-धीरे युवा वर्ग स्ट्रगल करने की क्षमता अपनी खो रहा है। हम लोग अपने बच्चों को भी देखते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को अमूमन ज़िंदगी में समस्याओं से बचाते रहते हैं। हमारा बच्चा है, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ऐसा उसी में निकल जाए। इसलिए थोड़ा-सा भी जीवन में तनाव हो जाता है तो वो घबरा जाता है और समझ नहीं पाता है कि कैसे उस पर रिएक्ट करें। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि युवा तनाव में आके कोई गलत फैसला उठा सकते हैं। उसका तरीका यह है कि उसके माँ-बाप उसको जीवन में छोटी-छोटी समस्याओं से जूझने दें, खुद करने दें, खुद उसको उसका सामना करने दें। हमेशा हाथ पकड़ के उसको नहीं चलाएँ, उसको खुद चलने दें। उसकी स्पून फीडिंग नहीं करें। यही एक तरीका है। सर, मैं कमेंट अब पढ़ रही हूँ। एम के मसाल सर हैं हमारे एक, तो उन्होंने लिखा है, नमस्कार पुष्य मित्र जी। सलील खान जी, है धन्यवाद। पुष्य जी, सलील खान है, वो लिखते हैं, पुष्य मित्र जी आपका शुक्रिया, उम्मीद की किरण प्लेटफॉर्म पर आप अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। गुंजन हाँ, यादव जी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। उन्होंने मेरे बारे में लिखा है, गरिमा जी आप महान हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं। फिर सलील खान जी लिखते हैं, क्या ये सच नहीं है कि खोजी पत्रकारिता की भारत में घोर कमी आई है? हाँ, निश्चित तौर पर कमी आई है क्योंकि लोगों के लिए स्टूडियो में बैठ के बहस करना बहुत आसान काम हो गया है और ग्राउंड में घूमना उसमें पैसे भी खर्च होते हैं, मेहनत भी लगती है, खबर जुटानी भी पड़ती है। उसके बदले 4 लोगों को पकड़ के हम लोग बहस करने से वो बहुत आसान काम होता है। इसलिए बड़े-बड़े मीडिया हाउसों ने इस परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने रिपोर्टरों के घूमने-फिरने पर पैसे खर्च करना कम कर दिया। और अभी आपके समय आज के समय में आप देखेंगे कि बहुत कम संस्थान ऐसे हैं जो रिपोर्टरों को घूमने कहीं जाए और उसके लिए पैसा जो बजट दे, ऐसा बहुत कम आपको मिलेगा। इसलिए धीरे-धीरे ये प्रचलन खत्म होने लगा। लोग अपने विचार व्यक्त करने लगे, बहस करने लगे, विमर्श करने लगे और उसी को लोग देख एन्जॉय भी करने लगे। तो इसलिए धीरे-धीरे खोजी पत्रकारिता की संभावना अपने देश से खत्म होने लगी। इसके बावजूद अभी देखिएगा कि कई पत्रकारों ने अपने स्तर पर खोजी पत्रकारिता को फिर से शुरू किया है। बड़े पत्रकार थे, न्यूज़ चैनलों में संपादक थे, लेकिन किसी वजह से नौकरी चली गई या नौकरी उन्होंने खुद छोड़ दी। बाद में वो स्वतंत्र रूप से जब पत्रकारिता करने लगे तो वो पूरे देश में घूमते हैं और खोजी पत्रकारिता भी करते हैं। उनके अपने यूट्यूब चैनल हैं और उसको भी लाखों लोग देखते हैं। लेकिन जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसने खोजी पत्रकारिता को धीरे-धीरे इग्नोर करना शुरू किया है। जी, एम के मसाल सर फिर लिखते हैं, युवाओं में भटकाव का कारण क्या है, कैसे बचे? वो तो अभी आपने बता ही दिया। धीरज कुमार बोलते हैं गुड। मोहन गुप्ता है, बोलते हैं बहुत बढ़िया। महेश कुमार जी का वो प्रणाम वाला इमोजी है, मोहन जी का भी वही इमोजी है, लीजा मान्या है, महेश जी है, इन सबका यही वाला इमोजी है, नमस्कार वाला। फिर मोहन गुप्ता वही आवाज टकराने वाली बात कह रहे थे। फिर हमारे ही पेज के एक एडिटर हैं, वो लिख रहे हैं बेहद सुंदर। सुनील झा लिखते हैं इको हो रही है आवाज, ये तो ठीक हो गई। फिर सुनीत साना सिंगर हैं, भैया है मेरे, बेहद सुंदर। सलील खान अंकल लिखते हैं, फिर वही इको वाली बात है, सुनील झा ने भी वही लिखा है। फिर सुनीत भैया लिखते हैं, पब्लिसिटी के लिए नहीं, पब्लिक के लिए काम करना ही पत्रकारिता है। मोहन गुप्ता बोलते हैं हाँ जी। फिर मोहन गुप्ता बोलते हैं ये इको वाली बात है। सलील खान शंकर सर ने बोला कि बी कंटिन्यू सर। फिर मोहन गुप्ता लिखते हैं, सर मेरा एक सवाल है, आजकल बहुत कम ही पत्रकार हैं जो बेबाक और निष्पक्ष हैं, बाकी राजनीति और पावर के इशारे पर चलती है, क्या इसमें आगे चलकर बदलाव होगा?
देखिए, बदलाव तो जरूर होगा, और बदलाव तभी होगा जब पब्लिक बदलाव के लिए दबाव बनाएगी। अब देखिए कि मैं अखबार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक अखबार आप देखेंगे आजकल खुल के अब निगेटिव खबर, सरकार के विरोध खबर लिखने लगा है, और लोग उसको पसंद करने लगे हैं। ये उस पब्लिक के दबाव से ही हुआ है, क्योंकि पब्लिक अब उस खबरों से उबने लगी है कि उसमें केवल सरकार की तारीफ होती है, जिसमें जमीन की समस्याओं के बारे में नहीं दिया जाता है, तथ्य नहीं होते हैं, केवल अच्छा अच्छा बताया जाता है। उससे पब्लिक उबने लगी। तो चेंज के तौर पर एक अखबार ने शुरू किया है कि वो कुछ निगेटिव खबरें भी देता है, कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी देता है, वो पेड़ भी आता है, तो उसको भी लोग पसंद करने लगे। ये बदलाव निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि पब्लिक भी समझती है, जो मीडिया का उपयोग करती है, वो लोग वो भी समझते हैं कि क्या सच है क्या गलत है, और वो भी इन सारी चीजों को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी काम ये है कि पब्लिक को मीडिया हाउस को ये करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कोई अखबार है, अगर एक अखबार आप खरीदते हैं 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए में, तो आप समझिए कि उस अखबार को तैयार करने में 10 से 15 रुपए खर्च, तो आपको 3-4 रुपए देते हैं, बाकी जो 10 रुपए खर्च उसका होता है वो विज्ञापन दाता देते हैं, चाहे वो सरकार का विज्ञापन हो या प्राइवेट विज्ञापन। तो जिस अखबार को तैयार होने में आप 3 रुपए ही देते हैं, और दूसरे लोग 10 रुपए देते हैं, तो अखबार हमेशा 10 रुपए वाले की बात होती है। आप जिस दिन उस अखबार का 15 रुपया देना शुरू कर देंगे, या 10 रुपया भी देना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका पलड़ा भारी हो जाएगा, फिर वो आपके लिए खबर देंगे। अखबार की बात ही नहीं है, जैसे छोटे छोटे वेब पोर्टल हैं, उसको सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे वेब पोर्टल को आप एक फंड दे सकते हैं, 500-500 रुपए सालाना का दे के सपोर्ट कर सकते हैं कि आप अच्छी पत्रकारिता, आपको लग रहा है कि अच्छी पत्रकारिता कर रहा है ये पोर्टल, तो उसको सपोर्ट कीजिए। तो जिस दिन पत्रकारों को समाचार माध्यम को पब्लिक सपोर्ट करने लगेगी, उस दिन उसमें अच्छी खबरें आने लगेगी। सर, जिस तरह से आपने चमकी बुखार के समय में, बाढ़ के समय में, इन आप मतलब जो भी अभी वैसे कहते हैं कि बिहार में आपदा आई, तो उसमें मैंने आपको बहुत ही ज्यादा सक्रिय रूप में देखा। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए, कि कोई भी आपदा हो तो जिस तरह से मैं यहाँ काम कर रही थी, जिस तरह से आप वहाँ काम कर रहे थे, और भी कई लोग काम कर रहे थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि एक टीम और इससे भी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए थी, जिससे कि हम लोग और भी ज्यादा मदद कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग कई जगहों पे अपने आप को मतलब कमजोर महसूस किए। तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गरिमा जी, थोड़ा सा मैं आपसे असहमत हूँ। सच यही है कि हम लोगों को आपदा के वक्त में काम करना ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं, ये काम सरकार का। लेकिन चूंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी उठाने में फेल हो जाती है, तो मजबूरन हम जैसे लोगों को अपने छोटे छोटे कंधों पर बड़ा बड़ा बोझ उठाना पड़ता है। हमारा काम ये नहीं है, आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूँ, हम लोगों का काम पत्रकारिता करना है। लेकिन हम लोग जब देखते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो मजबूरन ये काम करना पड़ता है, ये काम हमारी मजबूरी है। तो पहली चीज तो ये है कि सरकार को इस जिम्मेदारी को खुद उठाना चाहिए, चाहे वो बुखार का वक्त हो, चाहे बाढ़ का वक्त हो, चाहे कोरोना का वक्त हो। उसको खुद ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी गरिमा को अपने स्कूटी पर ऑक्सीजन का सिलेंडर ढोकर लोगों तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जान रहे हैं कि हमारी सरकार है, बिहार एक ऐसा राज्य है जो जहाँ हर साल आपदा आती है, हर साल बाढ़, हर साल कुछ न कुछ हो जाता है, जबकि बाढ़ आती है। कोरोना 2 साल से आ रहा है, और पूरी व्यवस्था इस बीच में हम लोगों ने देख लिया कि न सरकारी अस्पताल काम में आते हैं, न सरकारी राहत शिविर काम में आते हैं, कोई मदद नहीं करता है। तो ऐसी आफत की स्थिति में हम लोगों को अपनी मदद खुद करनी है, और अपनी मदद खुद करने के लिए अब खुद अपने संसाधन भी जुटा रहे हैं, तो करना ही पड़ेगा, और टीम बनानी ही पड़ेगी। आपको इस राय से मैं सहमत हूँ कि टीम बनानी पड़ेगी, एक दूसरे पर काम करना पड़ेगा। लेकिन होगा क्या कि फिर हम लोग जब काम करने लगेंगे, सरकार समझेगी कि ये उसका काम है, उनको छोड़ दिया जाए, और सरकार अपना प्रयास करना कम कर देगी। लेकिन क्योंकि सरकार के पास ज्यादा संसाधन है, ज्यादा पैसा है, हमारा ही पैसा है, तो उसको अपनी व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए, हम लोगों के भरोसे नहीं करना। जनता को, लोगों को जरूर हम लोगों से उम्मीद रखनी चाहिए, सरकार को हम हाँ, सलील खान सर ने एक क्वेश्चन पूछा है, पेड न्यूज और आईटी सेल युवाओं को भटकाव की तरफ ले जा रहा है, तो फिर
कैसे उनका चयन कैसे हो कि देखिए, कोई भी पेड न्यूज, कोई भी आईटी सेल हमें नहीं भटका सकता है अगर हम भटकने के लिए तैयार नहीं। अभी जो इस वक्त देश का जो माहौल है वो यह है कि हम सब लोग अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पक्ष में बट गए और हम लोगों ने चुन लिया है अपना अपना पाला। हम लोगों ने जब अपना अपना पाला चुन लिया है तो हम लोगों को अपने हिसाब की जो खबर होती है वही अच्छी लगती है, भले वो सच हो या झूठ। हम लोग अपने तरह की खबर देख के खुश हो जाते हैं और उसको शेयर करते हैं। तो अगर इन सारी चीजों से बचना है युवाओं को, तो युवाओं को सबसे पहले ये तय करना होगा कि हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, कोई पार्टी, कोई दल, कोई संगठन नहीं महत्वपूर्ण है। हम लोगों को देश के बारे में सोचना है, देश में अमन चैन का माहौल हो, देश आगे बढ़े, देश में उनको युवाओं को रोजगार अच्छा मिले, गरीबी खत्म हो, और इन सारी चीजों पर उस पर बात करना चाहिए। उसको धर्म जाति के मजहब के बातों को इग्नोर करना चाहिए। पहले इस देश की जरूरत है, इस देश से खासतौर पर बिहार जैसे राज्य की जरूरत है। यहाँ जो हर बात के लिए हम लोग कहीं पलायन कर जाते हैं, वहां जाके नौकरी के लिए दिल्ली चले जाते हैं, इलाज करवाना हो तो एम्स चले, अभी मुख्यमंत्री महोदय हमारे एम्स चले गए आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए। ये स्थिति पहले बदले। सारी सुविधाएं, पढ़ने लिखने, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं हम लोग को बिहार में चाहिए, पटना में चाहिए, मधेपुरा में चाहिए, हमारे कस्बे में चाहिए। तो इसके बारे में बात करें, बाकी बातें बहुत, युवाओं को इस बात पर फोकस करना चाहिए, अपने आप चीजें। सर बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे पेज उम्मीद की किरण पे यूं आकर संवाद किया है, युवाओं को संदेश दिया है। मुझे उम्मीद है कि युवाओं में कुछ बदलाव होंगे, मीडिया में कुछ बदलाव होंगे, हमारा समाज एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगा। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ अपना इतना बहुमूल्य समय दिया। जी धन्यवाद आपका भी, और जो तमाम लोग सुन रहे हैं सभी लोगों का बहुत जी, मैं तमाम दर्शकों का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे इस लाइव में जुड़कर इस संबोधन को सुना और अपने वक्तव्य भी रखे और अपने मन की जो भी बातें थी उसे कमेंट के जरिए बताकर आपसे सीधा संवाद किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम मेरे इस पेज उम्मीद की किरण से होते रहेंगे और कई वक्ताओं को मैं फिर से आमंत्रित करूंगी और आशा है कि आगे भी किसी और विषय पर किसी अन्य दिन आपसे फिर से मुलाकात होगी और आपका सहयोग यूं ही मुझे मिलता रहेगा। आपको प्रणाम है सर। सर आवाज जा रही है मेरी? हाँ बिल्कुल। हेलो जी, तो सर मैं अब लाइव को मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।